मात्रक एवं मापन। मात्रक और एवं मापन में जब हम किसी भौतिक राशि को, अब भौतिक राशि का मतलब समझिए, जैसे अगर हम भौतिक राशि का बात करें तो भौतिक राशि जिनके पदों में हम लोग भौतिकी के नियम को समझते हैं। भौतिकी का जो नियम होता है, जैसे जो साइंटिस्ट कुछ चीज़ का खोज कर दिया और कुछ किसी चीज़ का खोज किया तो उनके लिए जिन शब्दों का वो प्रयोग किया, जैसे बल का प्रयोग करना, त्वरण शब्द का प्रयोग करना, वेग शब्द का प्रयोग करना, विस्थापन शब्द का प्रयोग करना, ये सभी उसके भाषा हो गए। और इन सभी भाषाओं को, इन शब्दों का प्रयोग करके हम भौतिकी को या प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि अगर देखा जाए तो जैसे समय, ताप, है ना, द्रव्यमान, इन सब चीज़ों को, त्वरण, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। पर भौतिक राशि में भी खास कुछ गुण हैं कि दुनिया में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार कोई भी वस्तु का एक ही थी, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि दुनिया में हर एक चीज़ जो है परमाणु से बना हुआ है। एक कॉन्सेप्ट बन गया कि हाँ भाई छोटे छोटे कण से बना है, परमाणु से बना है। वैसे ही भौतिक राशि की अगर हम लोग बात करें तो भौतिक राशि में कुछ खास चीज़ देखा गया कि दुनिया में हम जितना चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं, जितना चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में ज़्यादा कोई गुण नहीं है। कुछ 7 8 माने 5 6 7 ही शुरू में भौतिक राशि जो था वो लंबाई और समय और द्रव्यमान को माना जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे खोज होने लगा तो और भी भौतिक राशि मिलते चले गए और इनके द्वारा नया भौतिक राशि बनाया गया। तो भौतिक राशि को 2 वर्गों में बांट दिया गया। तो भौतिक राशि जो आपका होता है वो कितने प्रकार का होता है? ये जो चीज़ होता है ये आपका, ये 2 तरह का होता है। एक आपका जो भौतिक राशि है उसको हम लोग मूल राशि बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशि को आप आधारी राशि भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा जो होता है उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। अब मूल राशि किसको कहते हैं? तो मूल राशि प्रायः हम लोग लंबाई, ये जो मूल राशि है वो लंबाई, समय, द्रव्यमान, है ना, इसके बाद द्रव्यमान के बाद आपका हो जाएगा ताप, ताप के बाद आपका आ जाएगा विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ की मात्रा। ठीक है, एक और चीज़, हम लोग जितना 11 क्लास में पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 में जितना भी पढ़ेंगे सिर्फ इसी 3 गो के बारे में पढ़ेंगे और इनसे तीनों से बने हुए जो भी पदार्थ होंगे, तीनों जो राशि होंगे उनके ही बारे में पढ़ना है। लेकिन अगर आप हीट के बारे में जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तब आपको ताप मिलेगा, और जब 12 क्लास में जाइएगा तो उसके साथ एक और चीज़ ऐड हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, और इतना ही में हम लोग का काम हो जाएगा। ही थोड़ा बहुत मिलेगा और पदार्थ की मात्रा। मेन आपका है 3 गो है और व्युत्पन्न राशि। और इनके लिए हम लोग जो मात्रक यूज करते हैं उनको कहा जाता है मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक में लंबाई के लिए मूल मात्रक जो होता है यूज होता है मीटर, समय के लिए यूज होता है सेकेंड, और द्रव्यमान के लिए होता है केजी, किलोग्राम। ताप के लिए जो होता है वो होता है केल्विन। ठीक है, विद्युत धारा के लिए जो होता है वो होता है एम्पियर।
ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला CD, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल यूज करते हैं हम। और जहाँ तक व्युत्पन्न मात्रक की बात है तो इनसे जो बनेगा वो हमारा व्युत्पन्न मात्रक होगा। व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं मूल राशियों से। अब आप देखिए कि अगर हम बल का बात कर दें तब बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग परिवर्तन बटा समय परिवर्तन, ये फॉर्मूला होता है। फिर आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो। द्रव्यमान गुना वेग परिवर्तन का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। तो समय एगो पहले से है, तो समय परिवर्तन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि इसमें द्रव्यमान, विस्थापन या समय, ये सब के सब कौन से राशि हैं? मूल राशि है। और मूल राशि से ही आपका क्या बना हुआ है? बल। तो बल कौन सा राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गया। क्या ये बात समझ में आया? अनंत व्युत्पन्न राशि अनंत होंगे, लेकिन इनकी संख्या टोटल कितनी होगी? 7। तो 7 गो आपका मूल राशि होता है, और सातों मूल राशि से जो बनाए जाते हैं वो सभी के सभी व्युत्पन्न राशि होते हैं। तब व्युत्पन्न राशि के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्षेत्रफल, आयतन, वेग, संवेग, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, ये सभी के सभी आदि क्या हैं? व्युत्पन्न राशि हैं। आया समझ में? व्युत्पन्न राशि समझ में आ गया। अब चलिए हम थोड़ा सा आते हैं, हम लोग का मेन टॉपिक है मात्रक को समझना। ठीक है, तो मात्रक किसी भी वस्तु की माप करने के लिए हम लोग सिस्टम बनाए हुए हैं, यानी कि मात्रकों की पद्धति बनाए हुए हैं। मात्रकों की जो पद्धति बनाई गई है वो आपको मुख्य रूप से 3 गो पद्धति बनाया गया है। एक पद्धति है MKS, दूसरा है CGS और तीसरा है FPS। ठीक है, अब इन सभी पद्धतियों की बात करें तो इस सब पद्धति में अगर हम केवल 3 चीज़ का बात करें, लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का, सिर्फ 3 ही चीज़ इसमें आता है। लंबाई के लिए जो मात्रक है वो मीटर यूज होता है, समझ में आया? MKS में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज होता है और समय के लिए सेकेंड यूज होता है। ये किस पद्धति में आता है? MKS में। CGS में अगर आ जाइए तो इसमें सेंटीमीटर यानी कि सेमी का प्रयोग होता है, सेंटीमीटर का। इसमें आपका ग्राम का प्रयोग होता है। इसका सिंबल M यूज करते हैं, इसका kg यूज करते हैं, इसका S, इसका cm यूज करते हैं, इसका gm यूज करते हैं, और सेकंड इसमें भी रहेगा, सेकंड का S समझ ही रहे हो। FPS चूँकि ये ना हमारे देश की नहीं, ब्रिटिश पद्धति है, तो इसको ब्रिटिश वाले लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा केक जो है पाउंड में लिया जाता है, और उन्हीं लोगों के द्वारा ये बनाया हुआ भी है, इसलिए पाउंड, फुट हम लोग यूज करते हैं। 1 फीट, 5 फीट ऐसे करके यूज होते हैं। तो इसमें जो लंबाई का यूनिट होता है वो क्या होता है? फुट।
और द्रव्यमान के लिए पाउंड, और समय के लिए क्या होता है, सेकेंड। आगे चलकर एक समस्या खड़ा हो गया कि भाई लंबाई का जो मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, वो सब चीज़ तो है, बल का मात्रक क्या होगा। तो सब लोग अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग यूनिट लेते थे, लेकिन सोचा गया कि क्यों ना एक सम्मेलन किया जाए और सम्मेलन करके पूरी दुनिया के लोगों को कहा जाए कि जितना भी आज के बाद भौतिक राशि की खोज होगी उसका एक ही यूनिट जो है सब लोग मानेंगे। तो हुआ ये कि जब MKS पद्धति बनाया गया, इसी में डेवलपमेंट किया गया। समझ में आया? इसको डेवलप करके यानी कि इसको विस्तृत किया गया। इसको विस्तृत करने के बाद नाम बदल करके इसका नाम रख दिया गया सिस्टमे इंटरनेशनले, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। और इसमें देखिए सिस्टमे इंटरनेशनले इसका नाम रखा गया, संक्षेप में इसको क्या बोल सकते हैं, SI, पर हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसको पद्धति का नाम क्या दिया गया, MKS का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, MKS का नाम बदल करके रख दिया गया SI। समझ में आया? इंटरनेशनल सिस्टम, सब लोग हर कंट्री का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें आपका SI में क्या होता है कि लंबाई तो आता ही आता है, ठीक है, इसमें जो है लंबाई तो आता ही है। तो लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर। द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम, है ना। समय के लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंड। परंतु इसमें अब SI मात्रक में और भी चीज़ें आने लगी, दुनिया की हर एक भौतिक राशि, जैसे कि बल। तो बल के लिए SI मात्रक क्या लिया गया, न्यूटन। समझ में आया? तो ये MKS पद्धति का, MKS में केवल 3 चीज़ होता है, लेकिन SI में सब कुछ। अब उसी का बात करें, बल के बाद अगर हम ऊर्जा का बात करें तो ऊर्जा के लिए क्या लिया गया, जूल। समझ में आया? उसी तरह से इसको और डेवलप किया गया। जैसे अब दाब की बात करें तो दाब के लिए क्या लिया गया, पास्कल। तो ये सब SI मात्रक में आने लगे। तो फिर लोगों ने सोचा कि थोड़ा CGS को भी डेवलप कर लिया जाए। समझ में आया? तो CGS को डेवलप करने के बाद इसके ही यूनिट निकाले गए और CGS को CGS ही नाम रखा गया। CGS को डेवलप्ड किया तो गया, लेकिन CGS का नाम CGS ही रहने दिया गया। अब मान लीजिए CGS को हमने, CGS को क्या किया गया, विस्तृत करने के बाद लंबाई के लिए यूनिट 100% क्या लिया जाने लगा, सेंटीमीटर। द्रव्यमान के लिए क्या लिया जाने लगा, ग्राम। समय के लिए क्या लिया जाने लगा, सेकेंड। लेकिन जो यूनिट आपका उसमें था, अब अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके खोज करते रहे। जैसे बल, तो बल के लिए डाइन यूज किया गया, डाइन ने खोजा, है ना। उसी तरह से दाब के लिए देखा गया तो दाब में स्टैट शब्द लगा दिया गया, स्टैट पास्कल। उसी तरह से आवेश की अगर बात करें तो आवेश के लिए यूज किया गया स्टैट कूलॉम। स्टैट कूलॉम को एक और नाम दिया गया जिसको हम लोग ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ऐसे करके CGS का भी डेवलपमेंट हुआ, तो यूनिट बहुत सारे हो गए। इतना बात समझ में आ गया? चलिए आए, क्या चीज़, वो ज़्यादा नहीं चला, वो ब्रिटिश में ही चलता है ज़्यादा। हमारा ज़्यादातर अब यूज़ क्या होगा, SI, और कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो CGS। समझ में आ गया बात? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आप लोग को ये राशि समझ में आना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर के आप मात्रक
इसके बारे में और आप डिटेल समझ पाओगे। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, आपको आगे पढ़ने के लिए विमीय सूत्र जानना होगा कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो विमीय सूत्र समझिए, हम लोग जितना भी पढ़ाई करेंगे, जैसे लंबाई लिख रहे हैं, तो लंबाई के लिए प्रायः हम किस शब्द का यूज करेंगे? एल अक्षर का यूज करेंगे, कैपिटल। द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करेंगे? एम। समय के लिए क्या यूज करेंगे? टी। बाई चांस ताप अगर मिल गया तो ये ताप आगे नहीं मिलने वाला है, तीने के ऊपर हमारा सारा गेम चलने वाला है। ताप मिल गया तो ताप के लिए आपको थीटा यूज कर लेना है। और कहीं धारा आ गया तो उसके लिए हम आई यूज करेंगे, क्योंकि आई के अलावा ए भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, एम्पियर। लेकिन फ़िलहाल इसी तीनों के ऊपर हमारा काम चलने वाला है। अब ये विमीय सूत्र होता क्या है? जैसे अगर हम आपसे बोलें कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को काठी से मापते हैं? एल से। गुना चौड़ाई को भी एल से, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अगर हम आपसे बोले आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, तो आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो क्या होगा? एल क्यू हो जाएगा। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि प्लांक नियतांक का क्या होगा? प्लांक नियतांक का क्या होगा? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा में समय। ठीक है। अब ऊर्जा जानना होगा तो पहले आपको कार्य जानना होगा, कार्य से पहले बल जानना होगा। तो पहले बल जानिए। बल का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। तो एम ए लिखेंगे। द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे? द्रव्यमान के लिए एम लिखेंगे। त्वरण के लिए क्या लिखेंगे? त्वरण का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, माने वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन के लिए, वेग के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेग के लिए आप डेल्टा एस बटा में क्या यूज कीजिएगा? डेल्टा टी। यहाँ पहले ही से डेल्टा टी है तो डेल्टा टी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बाउंस कर रहे हैं क्या? देखिए, पहली बात कि त्वरण किसे कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन। परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? समय के साथ वेग में परिवर्तन। हमको मूल राशि में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास एम है, एल है और टी है। तो टी के लिए तो टी लिख लोगे, लेकिन डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तब विस्थापन के लिए एस से सूचित करते हैं, तो डेल्टा वी के जगह पर अब डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वी का डेल्टा एस बटा में डेल्टा टी। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ पुट करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? ए बराबर डेल्टा एस बटा में डेल्टा टी का स्क्वायर। ये हुआ। तो वो तो डेल्टा एस लंबाई है एक प्रकार का, तो उसके लिए तुम यहाँ पे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का स्क्वायर। तो इसके लिए एल लिखोगे और इसके लिए क्या लिखोगे? टी स्क्वायर। तो बताओ क्या आया? एम एल टी माइनस टू। ये किसका मान आया? एफ का। आपको ये फॉर्मूला पूरा बढ़िया से याद कर लेना है, क्योंकि बल का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा होगा। तब बल के लिए फॉर्मूला क्या है? एम एल टी माइनस टू। ये याद कर लीजिए, इसका ज़रूरत पड़ेगा। एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू पूरा दिमाग में बैठा लेना है। अब हम कौनों मान निकालेंगे? जैसे मान के चलिए आपसे हमने कहा कि कार्य का बताओ, कार्य का विमीय सूत्र। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तब बल जैसे ही बोले तो एम एल टी माइनस टू। अब विस्थापन को काठी से मापते हैं? एल से, माने लंबाई से। तो विमीय सूत्र क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बोलो, क्लियर है? अब इसी तरह से अगर आपसे हम पूछ दे बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना, तो बल जैसे ही आया तो एम एल टी माइनस टू। बल गुना फिर उसमें दूरी भी होता है, क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो दूरी के लिए अब क्या लिखेगा? एल। तो इसका भी वही आएगा विमीय सूत्र, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आपको इसके बेस पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल लिख देगा कि निम्न में है ना, निम्न में ऊर्जा के
बराबर, ऊर्जा के बराबर बीमा किस राशि का है? किस राशि का है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी बल युग्म, बल युग्म का आघूर्ण, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आंसर क्या होगा? ऊर्जा के बराबर बीमा किसका है? तो आंसर क्या होगा? तो हम लोगों ने सीखा अभी अभी कि जो बल आघूर्ण का बीमा होता है वही किसका होता है? कार्य का। तो अब आप सोचिए कार्य किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो ऊर्जा की बीमा, कार्य की बीमा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। कार्य की बीमा, बल आघूर्ण का भी फॉर्मूला FD ही होता है। बल युग्म का आघूर्ण एक्चुअल में बल आघूर्ण को ही कहा जाता है। तो ये भी आपस में क्या हो गए? बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। सबका बीमा किसके बराबर होगा? ऊर्जा का। समझ में आया? तो इस तरह से आपको निकालना है। अब जैसे आपसे हम पूछ दें 6 नंबर, विद्युत क्षेत्र की बीमा, विद्युत क्षेत्र की बीमा, तो बताइए विद्युत क्षेत्र की बीमा आपको ज्ञात करनी है तो कैसे निकालिएगा? तो विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला E बराबर फॉर्मूला F बटा में क्या होता है? Q नॉट। F के लिए आप अभी भी पढ़े mL/t-2, हमेशा बल आपका आएगा। लेकिन आवेश के लिए फॉर्मूला क्या होता है? IT। तो I के लिए I तो यूज करते हैं, T के लिए क्या यूज करते हैं? कैपिटल T। तो mL/t-2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I, और ये T हो जाएगा, ऊपर भेजोगे तो mL/t-3 I का पावर -1। तो ये किसका बीमीय सूत्र हो गया? विद्युत क्षेत्र का हो गया। मान लीजिए आपसे बोल दे गुरुत्वीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल बटा में द्रव्यमान। तो बल बटा में द्रव्यमान, तो बोलो बीमीय सूत्र क्या होगा? है mL/t-2 और द्रव्यमान के लिए m, तो m खत्म, तो क्या हो जाएगा? L/t-2। बोलो समझ पा रहे हो? अगर आपसे हम बोल दें चुंबकीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र बताओ, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल, इसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र बल बटा में ध्रुव प्रबलता m, ध्रुव प्रबलता। टाइम है, टाइम खत्म होने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला है बल बटा में ध्रुव प्रबलता, ठीक है। तो ध्रुव प्रबलता के लिए फॉर्मूला क्या होता है? IL। ध्रुव प्रबलता के लिए फॉर्मूला क्या होता है? IL। तो यहाँ पे mL/t-2 तो होगा ही, और यहाँ पे धारा गुना क्या होता है? लंबाई। धारा गुना क्या होता है? लंबाई, ध्रुव प्रबलता का। तो धारा के लिए mL/t-2, यहाँ पे क्या यूज करिएगा? I। लंबाई के लिए क्या यूज करिएगा? L। तो L खत्म, तो क्या आ जाएगा? mL/t-2 I के पावर -1। ये भी मेरा सूत्र हो गया किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। समझ पा रहे हो? है क्या? नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो ना ये? अच्छा, अब जैसे मान लीजिए प्रतिरोध का पूछ दिया गया, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? प्रतिरोध R बराबर V बटा में I, यही ना होगा? तो बताओ V के लिए क्या लिखेंगे? V का मूल राशि है, तो V तो मूल राशि नहीं, I है। तो V के लिए फॉर्मूला क्या लिखें? V बराबर IR। IR तो फिर तो R आ जाएगा। V बराबर W बटा Q, तो हाँ वो लिख सकते हैं। तो V बराबर W, V बराबर क्या लिखेंगे? W बटा में Q, और यहाँ पहले से क्या है? I। Q को फिर क्या लिखेंगे? आप इसको क्या लिख सकते हैं? बल गुना विस्थापन। बल मतलब mL/t-2 और विस्थापन मतलब L हो जाएगा। और Q के लिए IT लिख सकते हैं, और यहाँ पहले से क्या है? I, तो दोनों I² हो जाएगा, तो हो जाएगा mL² और T ऊपर चला जाएगा तो T का पावर -3 और I का पावर क्या हो जाएगा? -2। ये किसका हो गया? प्रतिरोध का। समझ पा रहे हो?
अच्छा, मान लीजिए प्रतिबाधा का भी ये सूत्र क्या होगा? प्रतिबाधा चाहे प्रतिघात का, चूँकि ये दोनों भी आपस में क्या है, प्रतिरोधी हैं, तो इसलिए इनका विमीय सूत्र सेम होगा, ml स्क्वायर t माइनस 3i स्क्वायर। समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कोणीय विस्थापन, तो इसका विमीय सूत्र बताइए। कोणीय विस्थापन एक प्रकार का क्या है, कोण है, और कोण की बीमा क्या होती है, m0 l0 t0, यानी कोई बीमा नहीं होती, ये बीमाहीन होता है। समझ में आया? आपसे पूछा जाए कि कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय वेग का बीमा क्या होगा, तो कोणीय वेग किसको कहते हैं? तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है कोणीय विस्थापन बटा में समय। तो बताओ, कोणीय विस्थापन एक प्रकार का कोण है, तो कोण की बीमा बिल्कुल नहीं होगी, m0 l0। सीधे सीधे समझो, कोणीय विस्थापन एक प्रकार का कोण है, अभी बताए हैं, तो इसलिए उसकी बीमा नहीं होती है। तो कोणीय विस्थापन बटा समय में कोणीय विस्थापन का तो बीमा नहीं हुआ तो उसके बदला में क्या लिख दिए, एक, और समय के लिए क्या लिख दिए, t, तब बीमा क्या हो गया, t का पावर -1। आया समझ में? अब मुझे ये बताओ, तो भी यही आएगा, किसी भी चीज़ का पावर 0 उसका मतलब 1 होता है। अब सोचो, आपसे हम बोले कि आवृत्ति की बीमा क्या होती है, आवृत्ति, तो आवृत्ति का भी फॉर्मूला 1 बटा में टाइम ही होता है, समय होता है, तो ये भी ऊपर जाएगा, तो t का पावर क्या होगा, -1। तो आपसे पूछा जाए कि कोणीय वेग और आवृत्ति ये दोनों की बीमा कैसी होती है, तो एक समान होती है। समझ में आया? क्योंकि आवृत्ति की जो बीमा है वो किसके बराबर है, कोणीय वेग के बराबर है, दोनों की बीमा आपस में बराबर होती है। आया समझ में? और भी देखिए, अगर आपसे हम पूछे कि चाल की बीमा बताइए, दूरी बटा समय, बीमा बोलो l बटा में t, LT -1। समझ में आ रहा है? अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण का बताओ, गुरुत्वीय त्वरण g, तो इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो कोई भी त्वरण हो एक ही यूनिट का, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, l, और प्रति सेकेंड स्क्वायर मतलब t का पावर -2। अगर हम बोले गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका बीमा क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपको कैपिटल G का मान पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला पढ़े हो F बराबर G m1 × m2 बाई r स्क्वायर। तो आपको किसका मान चाहिए, G का, तो क्रॉस गुना करिएगा तो क्या आएगा, FR स्क्वायर बटा में m1 × m2, इतना आएगा। अब बताओ, बल के लिए क्या लिखोगे, हाँ mlt -2, और दूरी के लिए l स्क्वायर। दिमाग कहाँ है तुम्हारा, 2 बार m यूज होगा, तो आंसर बोलो, m कट गया, तो बताओ क्या हो जाएगा, m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। 21 है, सब बल से ही है। चलो अब दाब का बताओगे क्या होगा, दाब का जल्दी से तुम लोग बताओ, दाब के लिए क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। तो बताइए क्या लिखिएगा, आए ml t -2 क्षेत्रफल का l स्क्वायर, तो ये पावर से l कट गया, तो आंसर क्या होगा, ml -1 t -2। समझ पा रहे हो? 18। संवेग का बताओ, संवेग का जल्दी से, p मत बोलो, वैल्यू बोलो संवेग का, m भी, तो बोलो क्या लिखे, m अभी के लिए वेग है, तो वेग के लिए क्या पढ़े अभी, LT -1, तो mLT -1, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है। आवेग का बताओ, आवेग का बोलो, आवेग के लिए होता है बल गुना समय। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है,
बल गुना समय, इसका फॉर्मूला mlt माइनस 2, और समय के लिए क्या लिखते हैं t, गुना करो mlt माइनस 1। अब ठीक से देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या है आपस में, तो इसका मतलब आवेग और संवेग की बीमा क्या होती है, बराबर होती है। ये जानकारी होना चाहिए सब चीज़ का, ठीक है। और भी देखिए, जड़त्व आघूर्ण का बीमा बोलो, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। तो m के लिए m ही होगा, r के लिए क्या होगा, लेंथ है, दूरी है, तो l², तो ml²। समझ पा रहे हो? कोणीय त्वरण का बोलो, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होगा कोणीय वेग बटा में समय। और कोणीय वेग का बीमा बताओ, अभी बताए हैं। कोणीय वेग आवृत्ति के बराबर होता है। कोणीय वेग किसके बराबर होता है, आवृत्ति। और आवृत्ति का बीमा क्या होता है, t माइनस 1, और नीचे क्या है t, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t माइनस 2। आया समझ में? अभिकेंद्र त्वरण का बोलो, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r, v²/r। तो वेग का बताओ क्या होता है, वेग का बोलो क्या होता है, वेग का lt माइनस 1 होता है, पावर 2 है तो पावर 2 कर दो, और नीचे r है तो क्या लिखोगे l, तो बोलो l² t का पावर माइनस 2 बाई l आएगा, तो l से ये पावर कट गया तो lt माइनस 2 आया। बताओ ये त्वरण का ही मात्रक है कि नहीं, यानी कि त्वरण अभिकेंद्र त्वरण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ पा रहे हो? और भी बीमा देखो, विभव की बीमा बोलो, विभव की बीमा। विभव का फॉर्मूला बताओ, W/Q। तो W के लिए क्या लिखोगे, W के लिए बल गुना विस्थापन, तो बल के लिए क्या लिखोगे mlt माइनस 2, विस्थापन के लिए l, समय के लिए क्या लिखोगे it, तो ml² t माइनस 3, और i का पावर क्या हो जाएगा -1। समझ पा रहे हो? अब इसके बेसिस पर कुछ दूसरा सवाल करते हैं। यदि विभा समझ गए ना, बल F बराबर 3ax² 3ax² प्लस 2bx प्लस 5 हो, तो A और B की बीमा बताएं। देखिए बल का एक इक्वेशन दे दिया और आपसे किसका बीमा पूछ रहा है, A और B का। इसमें A अभी नज़र आ रहा है। मुझे ये बताओ 5 आम में 10 आम जोड़ेंगे तो कितना आम होगा, 15 आम। लेकिन 5 आम में 10 केला जोड़ सकते हैं। उसी तरह से अगर ये दिया हुआ है बल के बराबर में, तो ये वाला इसमें जोड़ा गया और ये वाला इसमें जोड़ा गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी बल है, ये भी बल है, ये भी बल है। और कितने बल हैं, 3 बल। और तीनों बल को जोड़ के ही ना बल आया होगा कि बीच में ये वेग हो जाएगा, ये त्वरण हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। बल में हमेशा बल ही जुड़ सकता है। समझ में आया? तो अब मुझे बताओ कि अगर बल में बल जुड़ सकता है तो बल F बराबर क्या दिया हुआ है, 3ax² प्लस 2bx प्लस क्या लिखा हुआ है 5। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बनाना होता तो अगले बन गया रहता। तो तुमको याद रखना है कि अगर ये बल है तो ये भी बल होगा। बलों का योग बल के ही बराबर होता है। इसे होमोजेनियस प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, तो उस पर प्रिंसिपल है, इस पर नहीं जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम डायरेक्ट पॉइंट पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा रामायण कर देंगे हम। सारा सवाल आपको बनाने आना चाहिए, न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो डायमेंशन है, जितना हमने तुमको पढ़ाया, इसको पढ़ाने के लिए लोग 4 दिन 5 दिन 7-8 दिन लगा लेता है। लोग इतना ही अगर कर लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इस पर तनी सा एडवांस क्वेश्चन चलेगा। आज एगो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, थोड़ा सा देखो। बल बराबर इतना है
तो ये भी बल है, ये भी बल है, ये भी बल है। तो अगर ये बल है तो इसका भी बीमा, इसका भी बीमा, इसका भी बीमा वही होगा जो इसका बीमा होगा। समझ में आया? यानी जो बीमा F की होगी, F की बीमा, वही बीमा किसकी होगी? 3ax² की बीमा। समझ में आया? और वही बीमा किसकी होगी? 2bx की बीमा। और 5 जो है वो तो बल है ही है, तो 5 का बीमा भी वही होगा सेम। लेकिन हमारा मकसद किससे है? A से और B से। यहाँ पे जहाँ x लिख दे कि x क्या है? दूरी है। कंडीशन लगा दिया सवाल में कि x हमारा क्या चीज़ है? दूरी है। अब हम इसी से इक्वेशन बना लेंगे और सवाल बना लेंगे। बताइए बल की बीमा क्या होती है? mlt-2। अब 3ax² में x क्या है? लेंथ है। 3 तो एगो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को छोड़ दिया जाएगा, खाली क्या लिखा जाएगा? ए। कांस्टेंट हमेशा छोड़ देना है ऐसे सवालों में। x क्या है? दूरी है, तो उसके लिए बीमा क्या होगा? तो बचा कौन? a। तो बताओ a बराबर क्या लिखेंगे? mlt-2 अब बटा में l²। तो l से कट जाएगा इसका पावर, तो बताओ क्या आ जाएगा? ml-1 t-2। ये बीमा किसकी हो गई? a की। समझ में आया? अगर आपसे b का पूछा जाए तो यही बीमा f के बीमा के बराबर होगा। तो अगर आप चाहें तो इसको फिर से लिख सकते हो mlt-2 बराबर 2 कांस्टेंट है, छोड़ देंगे b, और x क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? l, क्योंकि b x तो एक ही गुना है, पावर दूर रहता तो l² लिखते। अब बताओ l उधर जाएगा तो l कट जाएगा, तो b की बीमा क्या हो जाएगी? mt-2। बोलो समझ में आया? इस तरह से हम लोग बीमा निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही, आगे की कहानी अगले दिन।